गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, है ना। जैसा कि जितने पार्ट हमारे पॉलिटी के आ चुके थे उसका ये नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट भाग है। तो हमने पिछली क्लास में जो संविधान की अनुसूचियां हैं, है ना, जो शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हमने पढ़ा था और ट्रिक के माध्यम से हमने उसको याद कर लिया था। एक बहुत ही शानदार स्टोरी मैंने आपको समझाई थी और इस स्टोरी को आई होप आप लोगों ने एक दो बार रिवाइज किया होगा और निश्चित तौर पर आपको वो याद हो गया होगा। अगर नहीं है तो आप उसको दोबारा से रिवाइज कीजिए, या फिर सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि जितने भी वीडियो आते हैं हम उनको एक बार ही देखते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे इसमें जो एक बार भी नहीं देखेंगे पूरा। तो एक बार देखने से कभी भी कोई चीज़ याद नहीं होती, आपको उसमें कम से कम 2 से 3 बार, वैसे अगर आपने उसको 3 बार देख लिया है तो निश्चित तौर पर आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो कोशिश करें कि 2 बार आप वीडियो को देखें, 3 बार आप वीडियो को देखें, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आपको पहली बार में समझ में नहीं आ पाता, पहली बार में हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। पहली बार में वही ऑब्जर्व कर पाता है जिसने पहले 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ा हो, उसकी अच्छे से पकड़ हो। और मैं आपसे कहूँगा कि जो ट्रिक होती है उस ट्रिक को अप्लाई तभी किया जा सकता है जब आप उसके बेसिक तथ्यों को जानते हैं, बेसिक टर्म को जानते हैं। जब आपको टर्मिनोलॉजी पता होगी तब उसको आप उठाकर पुट कर देंगे उस ट्रिक में, और वो आपको आसानी से क्रम वाइज याद हो जाएगा। तो आज हम ट्रिक की ही बात करेंगे। मैं एक बहुत शानदार ट्रिक लेकर आया हूं, वो ट्रिक आप एक बार सुनेंगे, एक बार में वो ट्रिक आपको याद हो जाएगी, और उसके आधार पर आप जितने भी संविधान के भाग हैं उन सभी भागों को बहुत बेहतरीन तरीके से क्रम से याद कर सकते हैं। क्योंकि जब संविधान को पढ़ा जाता है और संविधान में अनुसूची, भाग और आर्टिकल पढ़े जाते हैं तो इनकी जो बेसिक शब्दावली है उसको सभी लोगों को पता होता है। सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की सैलरी है, कुछ उसकी अहर्ताएं हैं, कुछ निहरताएं हैं, है ना। संसद होती है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, निर्वाचन आयोग होता है, लोक सेवा आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग होता है, वित्त विभाग होता है, आपातकाल विभाग होता है ना, अध्यादेश होता है, न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है ना। आपका जो आपका स्टेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका एक क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं, सभी शब्दावली को आप जानते हैं, लेकिन किस आर्टिकल में या किस भाग में कौन रखा है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। नाम आपको पता है, याद करने की कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उसके नंबर से जोड़ना है। नंबर्स या तो आर्टिकल्स के फॉर्म में होगा, अनुच्छेद के फॉर्म में होगा, या भाग के फॉर्म में होगा, या अनुसूची के फॉर्म में होगा। तो अनुसूची की ट्रिक मैं आपको बता चुका था। आज हम भाग की ट्रिक के बारे में बात करेंगे और आपको बहुत शानदार तरीके से याद हो जाएगा। बात क्लियर है। पहले मैं एक बार भागों को आपको बताता हूं, फिर उसके बाद मैं ट्रिक बोलूंगा और फिर आपको ट्रिक में उन सारे शब्दों को क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो पहले शब्दावली जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो भी पार्ट है, आप पॉलिटी के पुराने लेक्चर्स देखेंगे तभी आपको ये आगे समझ में आएगा। तो आई होप आप सभी लोगों ने पुराने लेक्चर्स देख लिए होंगे, जिनने नहीं देखे हैं वो उसको देख लें और उसके बाद इसको देखें। और जो भी पार्ट है आपका ये नेक्स्ट पार्ट होगा। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग, है ना, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1 2 3 करके ये लिखे हैं, ये भागों के नाम है ना। मैंने ऐसा नहीं लिखा कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, क्योंकि सभी भाग हैं। भागों की संख्या पहले भी 22 थी, अभी भी 22 है, ठीक है। अनुसूची पहले 8 थी, अब 12 अनुसूची हैं। तो नंबर 1 जो भाग है ये हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र को दर्शाता है। संघ एवं राज्य क्षेत्र की इसने बात कही है कि भारत में कितने संघ हैं। भारत में एक संघ है। संघ का मतलब होता है राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब होता है देश या कंट्री, है ना। तो कितने संघ है, एक संघ है। और राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, अब 28 राज्य हो चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को अब यूटी या यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, जिससे एक राज्य की कमी है। तो इन दोनों का जो व्याख्यान है, संघ और राज्य का, इन दोनों को जो व्याख्यान है वो आर्टिकल 1 से 4 तक है। देखो मैंने बताया था कि आर्टिकल्स क्या है, एलोबरेट फॉर्म है, उसमें हम एक एक अनुच्छेद को डिटेल से पढ़ते हैं। यहां पर एक क्या है, ग्रुप बना दिया, यहां पर 1 से 4 तक क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, भाग 1 नाम दे दिया। तो आर्टिकल 1 से 4 तक की जो बातें हैं वो कहां लिखी हैं,
वो भाग 1 में लिखी हैं। और क्या बातें लिखी हैं? संघ और राज्य। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, क्या लिखा हुआ है ऐसा जो यहां पर हम पढ़ रहे हैं। तो उस पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हम आगे के लेक्चर में जब आर्टिकल को उठाएंगे तो वहां मैं आपको सारी एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वहां मैं आपको भाग नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहां जब भाग और आर्टिकल दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, दोनों में हमें विवाद सा महसूस होने लगता है और सही से याद नहीं होता। क्योंकि या तो हम माइंड को भाग के डायरेक्शन में भगाते हैं या हम माइंड को आर्टिकल्स के वे में दौड़ाते हैं। तो दोनों का जो वे है वो अलग अलग है, क्योंकि भाग हमेशा एक ग्रुप में होता है और आर्टिकल हमेशा स्वतंत्र होता है। एक बार अभी पिछली क्लास की बात है, पिछली क्लास में मैंने कोचिंग में जो 12 बजे वाली क्लास थी, 12 बजे वाली क्लास में मैंने भागों को और आर्टिकल्स को मर्ज करा दिया था, एक साथ लिखा दिया था। पहले लिखाया भाग नंबर 1 आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में ये है, इस तरीके से लिखा है। तो उन्हें याद करने में बहुत दिक्कत हुई थी, उन्हें बहुत सारी चीजें याद ही नहीं हुई, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर हम कैसे याद करें। इसके पहले मैंने एक क्लास ली थी इवनिंग टाइम में, लगभग मेरी क्लास 6:30 से रहती थी। तो उसमें मैंने जब आर्टिकल्स, केवल आर्टिकल्स पढ़ाए थे, तो सारे बच्चों ने वो आर्टिकल्स मुझे सुना दिए याद करके, और जब भी मैं बीच बीच में उनसे पूछता था तो वो सारे बताते जाते थे। तो इस चीज से मुझे एक अनुभव हुआ कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, उसको भागों में बांटना जरूरी है ना। ये वाला भाग अलग रहेगा, ये वाला भाग अलग रहेगा। अगर सारा मिक्सअप कर दोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और आपको याद नहीं होगा। इसलिए मैंने सारा जो जीके है, सारा जो जीएस है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासिफाइड किया है अलग अलग चरणों में, है ना। सारा जो एमपी है उसको एक एक जिले के हिसाब से मैंने क्लासिफाइड किया है, ताकि एक एक जिले से हम उसको पढ़ सकें। पूरे भारत की जो जानकारी है, पूरे भारत का जो जीके है, उसको मैंने राज्य के हिसाब से क्लासिफाइड किया है कि भाई एक राज्य को हम पढ़ेंगे सारा डिटेल दे देंगे, देश के हिसाब से एक देश को पढ़ेंगे सारा डिटेल दे देंगे। जब हम कभी ग्रुप में पढ़ते हैं कि भाई इस तरीके से ज्वालामुखी अलग अलग देशों में हैं, अलग अलग राज्यों में हैं, तो फिर वो याद नहीं होता, उसमें याद करने में बड़ी समस्या जाती है ना। तो इसके चलते मैंने ये आपको क्लियर कर दिया है कि हम आर्टिकल बाद में पढ़ेंगे, अनुसूची हम पढ़ चुके हैं। भाग नंबर 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है, कहां से कहां तक, 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक इसका वर्णन है। दूसरा भाग में जो बात करें नागरिकता सिटीजनशिप, भाग 2 में नागरिकता की बात कही है। देखो नागरिकता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सभी लोगों को ये सामान्य चीज लगती होगी, लेकिन नागरिकता इतनी बड़ी चीज है कि जिसके पास नहीं है वही जानता है इसकी अहमियत। बात समझ में आ रही है? किसी भी देश में रहना और किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप यहां से जाइए, जितने देश आपको घूमना है एशिया में, यूरोप में, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कोई सा भी देश चला जाइए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो आपका कनाडा हो, अर्जेंटीना हो, ब्यूनस आयर्स हो, आपका चिली हो, सांतियागो हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे उरुग्वे हो, पराग्वे हो, मोंटेविडियो हो, फिनलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, बोत्सवाना हो, मोजाम्बिक हो, अल्जीरिया हो, ठीक है, कंबोडिया हो, आपका इंडोनेशिया हो, जापान हो, उत्तर कोरिया हो, दक्षिण कोरिया हो, नेपाल हो, इजराइल हो, है ना, आपका फिलिस्तीन हो, कोई सा भी देश हो, जिस भी देश आपको जाना है आप जा सकते हैं, आप रह सकते हैं, आप वहां काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता बहुत ही मुश्किल से मिलती है। नागरिकता का मतलब ये होता है, ये नागरिकता का मतलब मैं यहां नहीं बताता, नहीं तो अभी हम हमारे टॉपिक से भटक जाएंगे। जब टॉपिक आएगा नागरिकता का तो वहां मैं आपको समझाऊंगा कि ये अभी जो आया था CAA, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है, NCR क्या है ना, प्रवासी भारतीय क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, ठीक है, जो लोग समुद्र पारी व्यक्ति हैं उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, OCI कार्ड धारक, PIO का कार्ड धारक, ऐसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं, तो उनको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वो नागरिकता वाला चैप्टर अलग होगा। अभी आप इतना ध्यान रखें कि भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। आर्टिकल 5 से 11 तक हमारी नागरिकता को दर्शाया गया है। आपसे पूछेगा कि भाग 2 कहां तक विस्तृत है। नंबर 1 5 से 6, 5 से 9, 5 से 11 और 11 से 15। तो फिर वहां आपको बताना है कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक क्या है, नागरिकता है, भाग 2।
भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल जो राइट हैं आपके 6 हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, इससे क्वेश्चन आ चुका है, याद रखें, इससे क्वेश्चन आ चुका है। मौलिक अधिकार बच्चे याद कर करके परेशान हो गए, याद कर लिया, उसने पूछ लिया कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है ना। तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। और आपको पता है कि भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं। तो 6 अधिकार हैं टोटल, 12 से लेकर 35 तक इसका क्या है, व्याख्यान है। आगे हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो मैं एक एक मौलिक अधिकार को आपको डिटेल से बताने वाला हूं। चौथा, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये राज्य के लिए होते हैं, इसलिए हमेशा आगे लगा रहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 36 से 51 तक, 36 से 51 तक इनको क्या किया है, डिटेल से बताया गया है, ठीक है। और जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य 51A में है ना, इसको हम आर्टिकल में पढ़ेंगे अलग से। 5वां जो भाग है वो संघीय कार्यपालिका को दर्शाता है। संघीय कार्यपालिका का मतलब होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, है ना। यूनियन मतलब होता है हमारा केंद्र, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है। तो मतलब आपका सीधा सा है कि केंद्र में जो जो व्यक्ति हैं वो सब कहां आएंगे, भाग 5 में। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब काय में आते हैं, संघ कार्यपालिका। तो कहां तक, 52 से लेकर 151 तक। क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि देखो जब आपको राज्यपाल को भी परिभाषित करना है, आपको राष्ट्रपति को भी परिभाषित करना है, सॉरी राज्यपाल नहीं आएगा इसमें, राष्ट्रपति को परिभाषित करना है, चाहे आपको उपराष्ट्रपति को परिभाषित करना है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी संघ में हैं, तो वो सब क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसलिए 52 से लेकर 151 तक लगभग 100 आर्टिकल इसमें कवर्ड हैं। भाग 6 राज्य के बारे में दिया है कि राज्य आखिर कितने होंगे, कितने प्रकार के होंगे, क्या क्या उनमें होगा, क्या क्या हमने उनको दिया है। तो सारी बातें किसमें हैं, भाग 6 में। भाग 7 राज्यों में शासन कैसे होगा, है ना। राज्यों में केंद्र का कितना शासन होगा, केंद्र सरकार कितना शासन करेगी और राज्य सरकार कितना शासन करेगी, ये दिया किसमें है, राज्यों में शासन, भाग 7। और ये जो भाग 7 है इसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ये बहुत ही स्पेशल बात है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता। हमारे संविधान में एक ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो ये है, ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर सीक्वेंस के फॉर्म में देखा जाए तो आप इसे मान सकते हैं। सारे अनुच्छेद पूरे हैं, सारे अनुसूचियां पूरी हैं, लेकिन जो भाग हैं उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाग 7 है ही नहीं, कहीं से कहीं तक। आप किसी भी संविधान की बुक को उठाकर देख लेंगे, उसमें आपको भाग 7 नहीं मिलेगा। तो फिर आप कहेंगे कि भाग जब 7 है नहीं तो आपने लिखा क्यों है। मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों से वो क्वेश्चन बन सके जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संविधान में कौन सा भाग नहीं है, 7। हो सकता है पूछ ले कि भाग 7 में क्या था, तो राज्यों में शासन। अब यहां पर स्पष्ट हो चुका है कि राज्यों में जो शासन है वो कैसे होगा, या तो केंद्र सरकार करेगी, मतलब संघ कार्यपालिका करेगी, तो वो उसकी चीजें यहां ट्रांसफर हो गई, या फिर राज्य करेगा। तो राज्य जो है वो हमारा 6 में परिभाषित है। तो जब राज्य हमारा 6 में परिभाषित है तो राज्यों में शासन किस तरीके से, इसको डिलीट कर दिया। इसमें क्या है, इसमें जैसे आपने जम्मू कश्मीर का मामला सुना होगा, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ जब बहुत सारी रियासतें अलग हुई थी तब उसमें इसमें बहुत सारी बातें कह दी थी कि हम चलो राजाओं को कुछ शक्तियां देते हैं, है ना। तो पार्ट A, B, C, D 4 प्रकार से राज्य बनाए गए थे। जब 4 प्रकार से राज्य बनाए गए थे तो उसमें बड़ी समस्या हुई थी भारत में शासन करने में। तो राज्य में जो शासन है इसके भाग को ही डिलीट कर दिया, और जो राजा थे उनसे वो शक्ति छीन ली, और चुनाव के आधार पर जो व्यक्ति आएगा वही सर्वशक्तिमान होगा। तो इसको डिलीट कर दिया। पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत से अलग किया गया, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में डिलीट किया गया। जब भाग 7 को खत्म किया गया तो इसके साथ साथ केवल और केवल एक ही आर्टिकल खत्म हुआ था, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही अनुच्छेद है और उसका नाम है 238। तो यहां पर लिखा हुआ है मैंने 238 जो आर्टिकल है ये खत्म हो चुका है, मतलब भाग 7 भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो भाग सीधा 7 लिख लेना याद करने के लिए, रेड पेन से लिख देना, डिलीट हो चुका है। भाग 8 संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ की भी बात है, राज्य क्षेत्र की भी बात है। संघ एवं राज्य क्षेत्रों की बात है। संघ एवं राज्य क्षेत्र में
यूनियन टेरिटरी आते हैं जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है ना। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 आर्टिकल तक इसका क्या है, वर्णन है। ठीक है। भाग 9 आपका आ गया, जो लोग गांव में रहते हैं, लगभग हमारे यहाँ सभी लोग गांव से ही हैं, किसी न किसी गांव से ही हैं। पंचायत, आपसे पूछ लिया जाएगा कि पंचायत ये अधिकांश तौर पर एक क्वेश्चन पटवारी में पूछा जाता है। पटवारी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो भाग 9 है इसे इतना बढ़ाया गया है, कि खींच खींच के रबड़ जैसा बना दिया है। कैसे बनाया है, अभी जब मैं आर्टिकल्स आपको बताऊंगा 243, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा। तो पंचायत में जो पंचायत की बातें हैं वो भाग 9 में हैं। ठीक है। पंचायत में अगर आपका कोई सरपंच है तो आप उससे जाके पूछना कि आप किस भाग में आते हैं, किस अनुसूची में आते हैं और किस आर्टिकल में आते हैं, तो अगर आपको वो बता दे तो बहुत अच्छी बात है। भाग 9 पंचायत, अनुच्छेद केवल और केवल एक ही है, 243, 243 243 ऐसा अनुच्छेद है जिसमें पंचायत की पूरी बातें लिखी हुई हैं। और इस 243 को इतना बढ़ाया है कि जब भी पटवारी की वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना बढ़ाया है। अभी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप इसे देखेंगे नहीं। ठीक है। तो 243 मेरे ख्याल से संविधान में सबसे बड़ा आर्टिकल बन चुका है, क्योंकि 243 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच इतना बढ़ाया है कि सारी शक्तियां इसी में निहित कर दी हैं। शक्तियां तो नहीं कह सकते, ज्यादा से ज्यादा विषय कह सकते हैं। विषय से याद आया, मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि पंचायत जो है, पंचायती राज व्यवस्था जो है, उसमें कितने विषय आते हैं। इसका आंसर मुझे किसी ने नहीं दिया, बस एक लड़की ने इसका आंसर दिया था, जिनका नाम है निधि कटारे, है ना। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं, काफ़ी उनका अच्छा डेडिकेशन है ना। इसके साथ साथ एक दो बच्चे और हैं, जैसे शिवम है, कार्तिका है, हेमंत है। ये बिल्कुल डेडिकेशन के साथ सारे वीडियो देखते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारे वीडियो को बढ़िया तरीके से देखते हैं और नोट्स भी बनाते हैं। और इन्हें अच्छा खासा ज्ञान हो चुका है, अच्छी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो चुकी हैं, और ये सिलेक्शन के काफ़ी करीब हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है। तो निश्चित तौर पर कुछ बच्चे हैं, लेकिन मैं सभी लोगों से कहूँगा कि इस तरीके का डेडिकेशन आप लोग भी अपने अंदर लाइए, ताकि आप लोगों को भी इस तरीके से बिल्कुल फिक्स चीज़ें याद रहें। तो एक मात्र व्यक्ति ने इसका आंसर दिया। ठीक है। एक मात्र व्यक्ति ने। तो 29 विषय हैं पंचायत में, 4 बच्चे हैं जो मुझे आंसर देते हैं, जिनका नाम मैंने अभी लिया है। भाग 9 का ए है ना, इसी में एक और जोड़ दिया, नगर पालिका। जब पंचायत बनी तो मैंने कहा था नगर पालिका की बात कही। 9B सहकारी समिति बना दी, है ना, सहकारी समिति बना दी। भाग 10 में ST/SC क्षेत्र, जितने भी SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले जितने क्षेत्र हैं, उन पर अलग से शासन बनाया जाएगा, अलग से उनको अधिकार दिए जाएंगे। 244 से लेकर 244A तक इसका व्याख्यान है। भाग 11 संघ एवं राज्य में संबंध, रिलेशन कैसे होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में रिलेशन कैसे होगा, संघ और राज्य में संबंध, 245 से 63। भाग 12 में क्या है, वित्त विभाग, सारे वित्त की भाग हैं, बातें, संविदाएं और बाद, ये सब काय में है। भाग 12 में 264 से 300A। आप लोगों को एक चीज याद आ रही होगी कि हमारे मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। हमारे मौलिक अधिकार जो हैं उनसे संपत्ति का अधिकार हटा दिया है, तो फिर वो संपत्ति का अधिकार कहाँ गया, तो उसको हम यहाँ ले आए भाग 12 में, वित्त में, और वो कहाँ रखा है, 300A में। आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार है, जो कि अब अधिकार नहीं बचा, बल्कि उसे नाम मात्र का एक दायित्व दे दिया है, नाम मात्र का स्थान दिया है ना। वित्त विभाग में वो आ चुका है, कंट्रोल पूरा सरकार करेगी। भाग 13 भारत के भीतर वाणिज्य और व्यापार, कि भारत के भीतर किस तरीके से व्यापार होगा, किस तरीके से वाणिज्य होगा, कौन सी जो फैक्ट्री है वो किस तरीके से अनुमति सरकार से लेगी, राज्य सरकार से अनुमति लेगी, केंद्र सरकार से अनुमति लेगी। तो अलग अलग विभागों को बांटा गया है ना। सारे विभाग अलग अलग बांटे गए हैं, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में निहित हैं। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, अनुमति देती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार और संघ सूची पर दोनों, और दोनों में जब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो शक्ति ट्रांसफर हो जाती है केंद्र की ओर। भाग 14 में संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, है ना, यहाँ केवल व्यापार है, याद रखना, यहाँ केवल संघ और राज्य के बीच, भारत के भीतर व्यापार है, यहाँ संघ और राज्य के अधीन
सेवा का मतलब होता है सर्विस, है ना। जैसे कि मेरा एक लेक्चर आया था कल, रेलवे को प्राइवेट नहीं बल्कि पीपीपी किया जा रहा है, तो उसमें मैंने इन तीनों सेक्टरों को समझाया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। उसमें मैंने बताया था जो टर्सरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र है, वो कहलाता है सेवा क्षेत्र। तो भारत में जितने भी व्यक्ति जहां जहां काम कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। चाहे मजदूर हो, चाहे टीचर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे रेलवे विभाग का अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो वो सेवा दे रहा है, जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र में फैक्ट्रियां आती हैं और प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक चीजें आती हैं, जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया। भाग 15 मोस्ट आईएमपी, निर्वाचन, चुनाव, इलेक्शन की सारी बातें भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 के बीच में कही गई हैं। भाग 16 विशेष उपबंध, कुछ विशेष स्थितियों में अगर नियम बनाने हैं तो वो कहां पर रख दिया आपका, भाग 16 330 से 342 तक। भाग 17 मोस्ट आईएमपी, आपके भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखना। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो कोई नहीं है। हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है, हिंदी को क्या माना है, राजभाषा। तो राजभाषा 343 से 351 तक, इसमें सारी भाषाओं को हमने क्लासिफाइड किया है, जो कि लगभग 22 भाषाएं हैं, लगभग क्या फिक्स ही हैं। राजभाषा लिखने का अर्थ यह है कि भारत की एक भाषा नहीं होगी, भारत की बहुत सारी भाषाएं होंगी। जिस राज्य में जो भाषा इजीली बोली जाती है वो उस राज्य की राजभाषा हो जाएगी, इसलिए यहां राजभाषा लिखा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। अगर यहां राष्ट्रभाषा लिख दिया जाता तो भारत की एक ही भाषा होती, अगर कोई दूसरी भाषा बोलता भी है तो वो भी धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता, क्योंकि सभी सारे सरकारी काम राष्ट्रभाषा में होते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करेगा राज्य पर, है ना, राज्य जैसा निर्धारण करेगा। तो सुना होगा आपने हिंदी भाषी राज्य, दक्षिण भारतीय राज्य, उत्तर भारतीय राज्य, पूर्वी राज्य, तो ये भाषा के आधार पर बटे हैं। भाग 18 आपातकाल, सबसे इंपॉर्टेंट, आपातकाल, इमरजेंसी। आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो भाग 18 के तहत 3 प्रकार से आपातकाल लगता है, जिसे हम आपात उपबंध कहते हैं, इंग्लिश में इमरजेंसी कहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, है ना। 352, 356, 360 3 आर्टिकल के आधार पर ये लगाया जाता है, इसलिए 352 से लेकर 360 तक जो डिटेल है वो आपात उपबंध में दिया गया है। भाग 19 राष्ट्रपति, राज्यपाल और संसद के बारे में पूरा डिटेल है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और संसद के बारे में सारी बातें भाग 19 में कही गई हैं। भाग 20 में संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर किसी प्रकार के कानून में हमें कोई गड़बड़ी दिखती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, संशोधित कर देते हैं। किस आर्टिकल के तहत, 368 आर्टिकल के तहत। सबको याद है किस भाग के तहत, भाग 20 के तहत। ये याद रखना है, ये तो सबको याद है, ये याद रखना है। आपातकाल सबको पता है 352 में है, लेकिन किस भाग में है, भाग 18 में है, तो ये आपको याद रखना है। बात क्लियर है ना। अब संविधान संशोधन क्या होता है, भारत के किसी भी विभाग में, कहीं भी हमें किसी भी सेक्टर में कोई नियम ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव आना चाहिए, तब भारत सरकार और संसद एक बिल पारित करती है और उस बिल को पास किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति शासन साइन कर देता है और उसका संविधान संशोधन हो जाता है। नया बिल है तो वो संविधान संशोधन में इंक्लूड नहीं होता, वो नया नियम बन जाता है। और अगर किसी पुराने कानून को बदला जाए तो वो संविधान संशोधन होता है। जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी क्या है, कर व्यवस्था है ना, क्या है, टैक्स सिस्टम है, कर सिस्टम है। तो कर सिस्टम को हम अभी लेके नहीं आए, मोदी सरकार कर सिस्टम को लेके नहीं आई, कर सिस्टम पहले से चला आ रहा था, इसको हमने क्या है, बदला है। इसको हमने क्या कर दिया है, बदला है। तो जीएसटी को हमने, कर व्यवस्था को हमने जीएसटी में लाए। पहले क्या होता था कि अलग अलग क्षेत्रों में कर लगता था, अब क्या कर दिया हमने, उसको मर्ज कर दिया और केवल एक ही टैक्स लगेगा जो सभी टैक्सों की जो पेमेंट है उसको वसूलेगा। बात क्लियर है। तो हमने उसको क्या कर दिया, संविधान संशोधित कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ये हुआ है। कॉलेजियम व्यवस्था को भी अभी संविधान संशोधित किया गया था, आपको पता होगा। अस्थायी उपबंध और संक्रमणकालीन जो स्थिति है वो 360 से 352
360 से 352 में डिटेल करके दी गई हैं। और अंतिम है हमारा भाग 22 भाग जो है ये अंतिम भाग है, और इसमें संक्षिप्त नाम है संविधान का, प्रारंभ के बारे में बात की गई है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस लिखा है भारत का जो संविधान है वो भारतीय संविधान कहलाएगा, संक्षिप्त नाम है और कुछ नहीं है। 393 और 395 दो आर्टिकल इसमें हैं। तो सारी शब्दावली आप लोगों ने सुन ली है, समझ में आ गई है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूं, और उस कहानी के माध्यम से आपको सारा जो संविधान के भाग हैं वो एक बार में याद हो जाएंगे। एक बार में तो याद नहीं होंगे, एक बार में केवल उन्हीं को याद हो पाएंगे जिन लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। बाकी आप 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक, ध्यान से सुनिए। ट्रिक आपकी है सनम ने, सुनिए, सनम मैंने इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो पहले आप केवल सुने सनम, अभी दिमाग मत लगाना। सनम सुना तो यहां दिमाग लगाने लगे होंगे, पहले सुन लो। आगे मैंने क्या कहा था, जल्दबाजी नहीं करना। एक वीडियो आया था मेरा मोटिवेशनल का, जितना आप स्लो चलेंगे। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना, कौन जीतता है? जो धीरे चलता है ना। जो ज्यादा जल्दी चलता है वो जल्दी जरूर चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जो धैर्य से चलता है वो सदा अपनी एक स्थिति में चलता है। सनम ने सारा रस, सनम भाई होगा किसी का, है ना, सनम किसी ना किसी का तो होता ही है। तो सनम ने सारा रस, जो भी रस था, सारा रस पन्नी में रख के STSC को दे दिया। अब यहां पर ये तर्कपूर्ण वाक्य नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना कि यार ये कैसे हो सकता है, बस याद करने के लिए है। तो सनम ने सारा रस, जो भी रस था, गन्ने का रस हो या जूस हो, जो भी रस आपको मानना है, जो भी रस उस सनम को मिला, चाहे वो गन्ने का रस हो, चाहे अनार का रस हो, चाहे मौसमी का रस हो, कोई सा भी रस हो, तो सनम ने सारा रस पन्नी में रख के, गिलास वगैरह नहीं था उसके पास, तो उसने पन्नी में रख के, अब देखो, अब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ जातिवाद वाली बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा याद करने के लिए कहता हूं। जो भी STSC के लोग हैं वो कृपया बुरा ना माने, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है, मैं सबको समान मानता हूं। सनम ने जब सारा रस दिया, किसी प्रकार का जब जूस दिया, तो वो पन्नी में ही क्यों दिया? वो पन्नी में इसलिए दिया क्योंकि SC ST के लोगों को नीचा माना जाता है, और जब नीचा माना जाता है तो उनको गिलास नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उनको गिलास में नहीं देते, अगर देते हैं तो कुछ पुराना सा कुछ दे देते हैं जिसमें वो चाय वगैरह पी लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि घर में अंदर नहीं आने देते। तो ऐसी जातिवादिता की रूढ़िवादिताएं अभी भी हैं वर्तमान में। तो वैसे ही कुछ ये है कि उसने क्या गिलास में ना देकर पन्नी में दिया, क्योंकि वो कैसे हैं, STSC के छुआछूत वाले लोग हैं। तो सनम ने सारा रस पन्नी में STSC को दिया। तब सब भाषा में VCR आया। जब इतनी बड़ी बात हो गई तो इसको क्या कर लिया, जब इतनी बड़ी बात हो गई तब इसको क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। इसको क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, सबूत के तौर पर कि भाई देखो STSC के ऊपर भेदभाव अभी भी हो रहा है, रस अभी भी पन्नी में दिया जा रहा है। तो इस सबूत को बनाने के लिए सब भाषा में VCR आया। सब भाषा में क्या आया, VCR आया। VCR आप जानते हैं आज DVD है, और भी मल्टीप्लेक्स बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, HD है, हाई डेफिनेशन है। तो सब भाषा में VCR क्या कर लिया, सब भाषा में VCR आया। जब ये VCR आ गया तो फिर बात इतनी फैल गई कि वो VCR राष्ट्रपति तक पहुंचा और राज्यपाल तक भी पहुंचा। केंद्र में राष्ट्रपति तक और राज्य में राज्यपाल तक। सब भाषा में VCR आया, राष्ट्रपति, राज्यपाल और संसद ने देखा। बात समझ में आ रही है? इतनी बड़ी बात बन गई कि राज्यपाल ने भी देखा, राष्ट्रपति ने भी देखा और संसद ने देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमें संविधान में संशोधन करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? संविधान संशोधन क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब उन्होंने VCR देखा तो उनको सबूत मिल गया कि यार भाई STSC पर अभी भी भेदभाव हो रहा है। इतने सारे कानून बना दिए, इतने सारे एक्ट बना दिए, उसके बाद भी अभी भी पन्नी में लोग उसको रस दे रहे हैं, सनम जैसे लोग। तो अन्य व्यक्तियों की तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो अभी भी भेदभाव चल रहा है। तो इन सभी ने मिलकर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद ने मिलकर जब देखा, इन्होंने कहा संविधान संशोधन करो। तो संविधान संशोधन कर दिया। फिर इन्होंने कहा यार ज्यादा कठोर नहीं करेंगे क्योंकि पहले से तो कानून बना ही है STSC पर, है ना, तो अस्थाई
कैसा? अस्थाई। तो संविधान संशोधन किया और कहा कि चलो यार थोड़ा सा कर देते हैं, तो अस्थाई रूप से विशेष उपबंध से कर दिया, अस्थाई विशेष उपबंध से कर दिया, है ना। यहां पर पूरा लिख लो तो जल्दी याद हो जाएगा। संविधान संशोधन अस्थाई विशेष उपबंध से कर दिया। बात क्लियर है? अब देखो आपको ये बहुत इजीली याद हो गया होगा, मुझे भी वो याद हो गया। मैंने भी इसको अभी बनाया है, जस्ट अभी मैं लिख रहा था, मैंने कहा यार इसको पढ़ा दूं आज, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक ट्रिक बना दी जाए ताकि बच्चों को जो है वो इजीली याद हो जाए। तो मैंने अभी बनाया है और एक बार में याद हो जाता है। इसको हम बार बार पढ़ते हैं याद नहीं होता, क्योंकि ये तकनीकी भाषा होती है, एक बार में याद हो जाता है। सनम ने सारा रस पन्नी में एसटीएससी को दिया, सनम ने सारा रस पन्नी में एसटीएससी को दिया, तब सब भाषा में वीसीआर आया, राष्ट्रपति राज्यपाल संसद ने देखा, फिर उन्होंने कहा संविधान संशोधन होना चाहिए। कैसा? अस्थाई उपबंध से। ये लास्ट का से याद रखना, से आपको काम देगा। कैसे? अस्थाई उपबंध से, संविधान संशोधन अस्थाई उपबंध से। ठीक, अब इसको आपको डिकोडेड करना है, इसमें सारा कोड है। अब इसको मैं डिकोड करता हूं, आप भी बढ़िया तरीके से इसको क्या करना, आप इसको बड़े पेज में लिखना, हो सके तो इसको ड्राइंग शीट वगैरह पर लिखने की कोशिश करना। इसको इस तरीके से लिखना, एक लाइन में, इसको आपको डबल टेबल लाइन में नहीं लिखना। जब एक लाइन में लिखेंगे तो उसके नीचे इस तरीके से एरो लगाना, इस तरीके से एरो लगाना, इस तरीके से एरो लगाना, और जो भी शब्द जिस चीज को डिकोड करता हो उसके नीचे वो लिखते जाना है। यहां पर मैं पूरा नहीं लिखूंगा, यहां पर मैं आपको नंबरिंग करूंगा और ये नंबर मैं यहां लिख दूंगा और इन नंबरों से आप पहचान लेना। सबसे पहले क्या है? सा, नंबर 1 सा, सा मतलब संघ एवं राज्य क्षेत्र। सबसे पहले क्या है? सा, सा एवं संघ एवं राज्य क्षेत्र। नंबर 2 ना, ना से नागरिकता। नंबर 3 मां से मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार। फिर नंबर 4 ने से नीति निर्देशक तत्व। नंबर 5 सारा में पहले सा से संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। नंबर 6 रा से राज्य, संघीय कार्यपालिका के बाद राज्य। नंबर 7 नंबर 7 में क्या है? राज्यों में शासन। रस में पहले क्या है? रा, राज्यों में शासन। नंबर 8 रा में से फिर रा के बाद सा, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है। नंबर 9 पन्नी। नंबर 9 पन्नी मतलब पंचायत। पंचायत में 9 नंबर पे है, इसी में ए है और बी है, तो पन्नी के बाद पा के बाद पन्नी आ रहा है, पन्नी के बाद क्या आ रहा है? ये पन्नी के बाद ना आ रहा है ना, तो ना मतलब नागरिकता, नागरिकता है ना। सहकारी समिति को आपको ज्यादा याद नहीं रखना, नहीं पूछा जाता। 10 में डायरेक्ट ये है, 10 में डायरेक्ट क्या है? एसटीएससी। 10 में क्या है? एसटीएससी। नंबर 11 एसटीएससी को दिया। ये यहां से आपको, ये बस थोड़ा सा सहायता के लिए मैंने लिखा है, कुछ शब्दों को आपको छोड़ना भी है। ये आप 1-2 बार करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहां तक एसटीएससी तक जाना है, फिर उसके बाद यहां से आ जाना है। सब भाषा में वीसीआर आया। सा से संघ एवं राज्य क्षेत्र में संबंध, संघ राज्य में संबंध, इसमें भी सा है, इसमें भी सा है, तो ये वाला सा किसको डिकोड करेगा? नंबर 11 को, 11 को। फिर नंबर वाह, देखो सा के बाद क्या है? वाह मतलब 12, वित्त। 12 में क्या है? वित्त है। ठीक है। भाषा, सब भाषा में, भाषा किसको? भाषा में भा है और सा है। ठीक है, तो भा क्या करेगा? 13 को। 13 में क्या है? भारत के भीतर वाणिज्य जीवन व्यापार, भारत के भीतर वाणिज्य जीवन व्यापार। 13। 14 में क्या है? सा, फिर ये क्या आ जाएगा? संघ राज्य के अधीन सेवा, संघ सेवा, ऐसा लिख लेना, संघ सेवा, सा और भाषा का ये सा। 14। अब VCR, इसका थोड़ा सा अलग है। V से क्या हो जाएगा? वोट हम किस में देंगे? निर्वाचन। 15। ठीक है। C से क्या हो जाएगा?
वी से क्या हो जाएगा, वोट, वोट हम किस में देंगे, निर्वाचन में देंगे। इसके बाद हो जाएगा सी, सी में क्या है, विशेष उपबंध, सी में क्या है, विशेष उपबंध। इसके बाद क्या है, 1 मिनट इसको रुकना, अभी थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा, मैं बताऊंगा। 17 में क्या है, राजभाषा, राजभाषा। तो राजभाषा से आर आ रहा है, इस आर को आप 17 कर लें, इसको 16 रहने दें, अभी भी थोड़ी देर से मुझे इसका क्या है, इसका ये है समस्या कि इसको इंग्लिश में एक शब्द दिया जाता है, उस शब्द को सी से शुरू किया जाता है ना, उस शब्द को सी से शुरू किया जाता है, इसलिए सी का मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा कि इसे कौन सा पर्टिकुलर वर्ड दिया है, अभी आप थोड़ी देर बाद देख लेना। बस ये 2 ऐसे हैं जो इंग्लिश में हैं, ठीक है। इसके बाद रा से क्या है, 17, राजभाषा। फिर क्या है, आया, आया आ 18 में क्या हो जाएगा, आपात उपबंध, आपात उपबंध, ठीक है, आपात उपबंध। फिर कौन आया, राष्ट्रपति आया, राष्ट्रपति आया, राष्ट्रपति, राज्यपाल और संसद, ये तीनों एक चीज में आ जाएंगे, तो ये 19 में हो जाएगा। आया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद ने देखा, है ना, ये सब एक ही में रहेगा, ये पूरा एक ही में रहेगा 19 में, है ना। फिर 20 आ जाएगा, संविधान संशोधन, ये पूरा भाग 20 हो जाएगा, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन करो को आपको याद नहीं रखना। अस्थायी विशेष उपबंध, अस्थायी विशेष उपबंध, अस्थायी विशेष उपबंध, ये क्या आ जाएगा, भाग 21 में, भाग 21 में। और से, अस्थायी उपबंध करो कैसे, संविधान संशोधन करो कैसे, अस्थायी विशेष उपबंध से, तो से मतलब 22 भाग, भाग 22, से मतलब संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। तो 3 से 4 जगह बस ऐसा है कि जहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और ये ज्यादा कठिन नहीं है, ये आप वैसे ही याद कर लेंगे, बस आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है और आप कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट, ये मैं सी का बताना भूल गया था, तो इस सी से क्या होगा, कास्ट होगा, इस सी से क्या होगा, कास्ट होगा। और कास्ट के लिए ही क्या बनाया जाता है, कास्ट के लिए ही 16 विशेष उपबंध। यहां पर विशेष उपबंध के साथ साथ क्या है, यहां पर विशेष उपबंध के साथ साथ है विशेष वर्ग, ऐसा है ये पूरा, है ना। इसको पूरा आपको बुक में देखना है, बुक में मैं लिंक दे दूंगा, बुक आपको देख परचेस कर लेना है। विशेष वर्गों में विशेष उपबंध, विशेष वर्गों में उपबंध, ऐसा है, विशेष वर्गों में उपबंध। तो विशेष वर्ग कौन से होते हैं, जाति वाले। कौन से होते हैं विशेष वर्ग, आप मुझे बताओ। जनरल वर्ग में सभी आते हैं, विशेष वर्ग कौन सा होता है, जाति वाला। और जाति को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कास्ट। तो कास्ट का ये सी है, वोट का ये भी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा ये छोटा सा प्रयास है ना। आप सभी लोगों ने इसको देखा है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और जो आपसे पूछा जाए उसका रिप्लाई दें, या कहीं भी कोई समस्या है तो अपना रिस्पांस देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रिस्पांस वही देता है जो पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है, सुनता है और समझता है। तो आप सभी लोगों का इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।